सलमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सलमान साहब 10 साल से पीएसएल जारी है। इसका आगाज हुआ था 5 टीमों से, फिर हमने देखा एक टीम का इजाफा हुआ, 6 टीम्स हो गई और 10 साल के बाद कहा जा रहा है कि सबसे सिग्निफिकेंट चेंज आया है पीएसएल की तारीख में। दो नई टीम्स को ऐड किया गया है, जिसमें हमने देखा कि इसी हफ्ते एक हिस्टोरिक ऑक्शन हुआ। सियालकोट की टीम 185 करोड़ में खरीदी गई, हैदराबाद की टीम 175 करोड़ में खरीदी गई, जबकि जो बेस प्राइस थी वो 110 करोड़ थी। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पीएसएल की जो मैनेजमेंट है उनकी अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा थी ये बोलियां, या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो ब्रांड अब डेवलप हुआ है उसमें इतने पैसे आपको मिल जाएंगे इन टीम्स के? जी बिल्कुल, थैंक यू शहजाद भाई फॉर हैविंग मी। और वाकई एक बड़ी हिस्टोरिक नाइट थी हमारे लिए भी, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी, पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस के लिए भी, और इट डिडंट डिसअपॉइंट। हमारे पास ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स और मंथ्स हम इस प्रोसेस में थे। एक ओपन टेंडर प्रोसेस था हमारा जिसके थ्रू हम ये 2 टीमें बेच रहे थे। तो हमारे पास इंटरेस्ट तो नज़र आ रहा था बहुत ज़्यादा है, और जब हमने टेक्निकल प्रपोजल्स मंगवाए तो हमारे पास 12 प्रपोजल्स आए, जिनमें से 10 टेक्निकली क्वालिफाई हुए। उसके अलावा एक 13वां प्रपोजल भी था जो लेट हो गया था, एंड उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमने अमेरिका के टाइम के हिसाब से भेज दी है, लेकिन हमारा जो था उसमें पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आने ही थे प्रपोजल्स, तो वो भी अनफॉर्चुनेटली ना हिस्सा ले पाए। लेकिन हमें जब ये पता चला कि इतना इंटरेस्ट है और 10 टेक्निकल प्रपोजल्स आए हैं, जिसमें $2 लाख की बिड सिक्योरिटी भी थी, $20,000 की बिड पार्टिसिपेशन फ़ी भी थी, फिर हमने उनको एग्जामिन किया टेक्निकल प्रपोजल्स को, तो ये नज़र आया कि कितना सीरियसली लोगों ने अपनी मेहनत करके, एफर्ट लगा के, रिसोर्सेज लगा के इन प्रपोजल्स को तैयार किया है। उससे हमें जज हो गया था कि जी इंटरेस्ट तो इसमें बहुत ज़्यादा है, और एक पैशन है लोगों का कि वो जुड़ जाएं HPL PSL के नाम के साथ। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ज़रूर थी कि बिडिंग हाई जाएगी, कंपेटिटिव जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू अचीव दैट। अच्छा सलमान साहब, ये सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओवर द इयर्स हम जो पीएसएल का बिजनेस मॉडल है, चाहे वो जो पैसा पीएसएल या पीसीबी को जाता हो या फ्रेंचाइजेस को जाता हो, उस हवाले से हम काफ़ी बहस सुन चुके हैं। कहीं ये राय आती है कि शायद जो है फ्रेंचाइजेस के लिए कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, इतना फीजिबल ये बिजनेस नहीं है, एज अ बिजनेस नहीं है। ब्रांड वैल्यू तो ऑब्वियसली जो फ्रेंचाइजेस की है वो अपनी जगह पर मौजूद है। तो वहाँ पे जब हम देख रहे हैं जो डिस्कशन होती थी कि शायद ये ब्रेक इवन नहीं कर पाते या मुनाफा नहीं कमा पाते, वहां पे 175 करोड़ की बिड आना, 185 करोड़ की बिड आना कुछ लोगों को सरप्राइज किया कि अगर इतनी बड़ी बड़ी बिड्स आ रही हैं और इतनी महंगी टीम्स खरीदी जा रही हैं, यानी कि जो ये मॉडल है ये कहीं ना कहीं मुनाफा बख्श हो सकता है इन लोगों के लिए। जी बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप, और ऑब्वियसली मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कमर्शियली सेंसिटिव कुछ चीज़ें हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, लेकिन बात यह है कि जी मुनाफा तो है, जिसकी वजह से सारी फ्रेंचाइजेज जो जिनको हमने ऑफ़र किया रिन्यूअल, उन्होंने रिन्यू किया एट अ हायर फ्रेंचाइज फ़ी। कुछ की बढ़ी बाय 44%, कुछ की बढ़ी बाय 93%, लेकिन उन 5 को जिनको हमने ऑफ़र किया था उन्होंने अपने रिन्यू किए कॉन्ट्रैक्ट्स। और मेरा ख्याल है कल का जो परसों का बल्कि ऑक्शन का प्रोसेस था, वही एक गवाही दे रहा है आपको कि लोगों को कितना फेथ है इस मॉडल के अंदर और HPL PSL के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो 2 नई फ्रेंचाइजीज हैं उसको आपने 85 करोड़ गारंटी किया है कि ये पैसा जो है, जो शेयर मिलता है फ्रेंचाइजीज को पीसीबी PSL की तरफ से, वो आपको मिलेगा। ये गारंटी करने की क्या वजह थी, ये भी जरा बताइएगा। और क्या ऑब्वियसली ये इनकी कॉस्ट तो नहीं कवर करेगा क्योंकि इनकी जो फी है वही इससे तकरीबन 100 करोड़ ज्यादा है, इसके अलावा और भी स्पेंड करना होता है प्लेयर्स पे, बोर्डिंग एंड लॉजिंग पे। तो क्या ये सस्टेनेबल होंगी टीम्स इनके लिए? क्योंकि माजी में हमने देखा है मुल्तान सुल्तान के 2 ओनर्स, पहले शॉन ग्रुप और फिर जो अली तरीन साहब थे, वो छोड़ के जा चुके हैं फ्रेंचाइजीज को। तो आपको लगता है कि जिस प्राइस पे खरीदी गई सस्टेनेबल होगा फ्रेंचाइजीज के लिए? जी बिल्कुल, देखें 85 करोड़ जो हमने गारंटी किया था इन 2 नई फ्रेंचाइजेस के लिए, आपने पूछा कि उसकी वजह क्या थी, और वो ये थी कि हम अपने बाकी राइट्स जो हैं वो इस वक्त टेंडर कर रहे हैं। थोड़ा सा मॉडल के बारे में आपको बता देता हूँ कि हम फ्रेंचाइजेस से लेते हैं फ्रेंचाइज फ़ी सालाना। तो जो अमाउंट्स आपने शुरू में बताई वो एक सालाना फ्रेंचाइज फ़ी है जो ये नए फ्रेंचाइजेस हमें देंगे, और 10 साल के लिए इनके साथ मुआहदा होगा। इन रिटर्न हम सारे कमर्शियल एसेट्स को बेचते हैं एज द PSL, और उसमें से 95% शेयर जो है वो फ्रेंचाइजेस को मिल जाता है। पिछले साल इससे ज़्यादा ही शेयर अगर कमर्शियल एसेट्स की डिटेल भी बता दें, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो बार बार ज़ेरे बहस आता रहता है, बट यू आर द बेस्ट पर्सन टू टेल अस कि कमर्शियल एसेट्स में क्या क्या आते हैं जो कि इसमें आपके
जी जी ज़रूर। इसमें आपके मीडिया राइट्स आ जाते हैं, विद टीवी ब्रॉडकास्टिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, डिजिटल क्लिप्स, पाकिस्तान की टेरिटरी के, बाहर के मुल्कों की टेरिटरी के। इसमें आपकी टाइटल स्पॉन्सरशिप आ जाती है, इन स्टेडिया स्पॉन्सरशिप आ जाती है, गेट रिसीट्स आ जाती हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो PSL रिलेटेड हम सेल करते हैं एट अ कमर्शियल लेवल, सेंट्रल पूल में उस सारे को डाल देते हैं आफ्टर डिडक्टिंग प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। उसके बाद लास्ट ईयर जो फ्रेंचाइजेस को, ईच फ्रेंचाइज को शेयर मिला वो 85 करोड़ से ज़्यादा ही था, लेकिन वो डिवाइड हो रहा था उस वक्त 6 फ्रेंचाइजेस में, अब होने जाएगा 8 फ्रेंचाइजेस में। टाइटल स्पॉन्सरशिप ऑलरेडी हमने सिक्योर कर लिया है विद HPL, जिसकी वजह से ये नाम बरकरार है HPL PSL का। तो हमें उसका तो आइडिया हो गया हुआ था ऑलरेडी कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ पहले साल से लेके 10वें साल तक। अब जो वो दे रहे हैं वो एज देयर स्पॉन्सरशिप फ़ी हैज़ इंक्रीज्ड बाय 505%, और वो भी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर था फॉर HPL PSL। और आगे भी हम जो अब राइट्स बेचने जा रहे हैं उसके टेंडर प्रोसेसेस के अंदर इस वक्त हम थे, जिसकी वजह से हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पा रहे थे अपने बिडर्स को जो नई फ्रेंचाइजेस के अंदर बिडिंग में हिस्सा लेना चाह रहे थे। सो वी वांटेड टू गिव देम सम एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी, एंड इसलिए हमने उनको ये कहा कि जी 85 करोड़ जो है ये तो एटलीस्ट गारंटीड है एज अ मिनिमम। इंशाल्लाह हम इसको एक्सीड करेंगे, लेकिन एटलीस्ट एज अ मिनिमम आप अपनी वर्किंग के लिए, बिकॉज ये देखें कोई छोटी बात नहीं है और कोई छोटी अमाउंट्स नहीं है जो इन्वॉल्व हैं। इन 10 बिडर्स ने बहुत मेहनत की है, बहुत होमवर्क किया है, अपनी कैलकुलेशंस रन की हैं, और उसके बाद ही वो इस प्रोसेस का हिस्सा हुए, और सब ने अपनी लिमिट सेट की होंगी। उन्होंने सोचा होगा हम इस हद से आगे नहीं जाएंगे। तो बहुत मुबारक भी टू द 2 न्यू फ्रेंचाइजेस एंड देयर ओनर्स। इनके पास आगे राइट्स होते हैं अपनी किट्स बेचने के, मर्चेंडाइज बेचने के, उसका सारा रेवेन्यू इन्हीं को जाता है। उसके अलावा इट्स यूज्ड यूजुअली एज अ मार्केटिंग टूल एज वेल, बिकॉज थ्रू आउट द ईयर आपकी मार्केटिंग चल रही होती है, और सर्टनली 2 महीने के लिए तो 250 मिलियन लोग आपको देख रहे होते हैं। सो कुछ लोग अपने मार्केटिंग एक्सपेंस को भी इसमें एडजस्ट करते हैं। तो इट इज़ लॉट ऑफ वर्किंग हैज़ बिन डन। हमने बड़ी इनके साथ मीटिंग्स भी की हैं, इन्होंने अपनी वर्किंग भी की है, एंड कंग्रेचुलेशंस एंड गुड लक टू देम। तो आप कह रहे हैं कि पाए अब ये जो है वो डिवाइड होगा 6 नहीं 8 टीम्स में, इसके बावजूद आपको लगता है कि इनके लिए फाइनेंशियली फीजिबल है एंड दे विल सस्टेन, ऐसा नहीं होगा कि ये एग्जिट कर रहे होंगे मार्केट? और इंशाल्लाह पाए बड़ा भी होगा। राइट। और अभी जरा बताइएगा, मैं पूरे 10 साल का तो नहीं, लेकिन लास्ट ईयर जैसे जो 6 फ्रेंचाइजेस थी, ये तमाम प्रॉफिट्स में थी, या आपसे शेयर किया जाता है इंफॉर्मेशन? जी बिल्कुल, हमारे पास ऑडिटेड अकाउंट्स भी थे, बल्कि अभी जो वैल्यूएशन एक्सरसाइज भी हुई थी उसके अंदर भी हमारे पास डेटा जो था उन्होंने कलेक्ट किया, इंडिपेंडेंट हमारे जो ऑडिटर्स थे EY मीना, और उन्होंने जो हमें बताया उसके मुताबिक 5 तो फ्रेंचाइजेस काफ़ी देर से प्रॉफिट में थी, और लास्ट ईयर उनके अकाउंट्स के मुताबिक मुल्तान सुल्तान ने लास्ट ईयर का भी प्रॉफिट दिखाया हुआ है। ओके। अच्छा, अब जरा इस पर आ जाते हैं, जो आपने मुख्तलिफ कमर्शियल एसेट्स बताए उसमें गेट रिसीट्स की भी आपने बात की है। हमारे यहाँ 4 जो वेन्यूज़ हैं जहाँ पे मैचेस हो रहे हैं, क्योंकि पेशावर में नहीं हो रहे और इसके अलावा कोयटा में नहीं हो रहे, तो अब जरा बताइएगा कि जो एक होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट होता है 8 टीमों में ये कैसे होगा? क्योंकि चाहे आप फुटबॉल ले लें, IPL की मिसाल ले लें, या कोई और लीग ले लें, उसका जो इंटरेस्ट डेवलप होता है व्यूअर्स में खास तौर पे, या जो ग्राउंड में देख के जाते हैं, वो होम एंड अवे कॉन्सेप्ट पर ही होता है। तो ये कैसे एस्टैब्लिश करेंगे 8 टीमों में आप, और कितना टाइम लगेगा कि हम देखें कि हैदराबाद या सियालकोट में भी मैचेस हो रहे हों? जी बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट लेके हम आगे पास्ट में भी चलते रहे हैं। सो लाहौर के हम हमेशा कोशिश करते थे कि लाहौर कलंदर्स के 5 मैचेस होम वाले लाहौर में हों, कराची किंग्स के 5 मैचेस उनके होम के कराची में हों, मुल्तान में इसी तरह होते रहे, इस्लामाबाद में भी होते रहे, इस्लामाबाद यूनाइटेड के। और हमने होम डेजिग्नेट कर दिया था, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कोयटा और पेशावर में नहीं हो पा रहे थे मैचेस, तो हमने उनके होम डेजिग्नेट कर दिए थे। सो पेशावर के होम मैचेस पिंडी में हो रहे थे, और कोयटा के लास्ट ईयर लाहौर में ही हुए। और इसी तरह हम अब आगे एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। ख्वाहिश यही है कि हम और स्टेडियम्स जो हैं उनको उनमें HPL PSL के मैचेस कराएं। इसी मद में फैसलाबाद का स्टेडियम भी तैयार हो रहा था, इस दफ़ा टीम नहीं आई उनकी, विच वाज सरप्राइजिंग फॉर सम पीपल, लेकिन बहुत अच्छा हो भी गया, बिकॉज हमारी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि सिंध के अंदर एक और टीम हो। और इसी तरह सियालकोट की एक क्रिकेटिंग हिस्ट्री है, तो हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि सियालकोट भी रिप्रेजेंट हो HPL PSL के अंदर। तो हमारा प्लान तो है एक्सपैंड करने का। चेयरमैन साहब ने बात भी की है, उन्होंने कहा भी है उनका एक फोकस है स्टेडियम्स के ऊपर, इनकी अपग्रेडेशन के ऊपर, और ग्रास रूट लेवल के ऊपर क्रिकेट को इंक्रीज और इन्हांस करने के लिए। तो इट्स वेरी मच इन द पाइपलाइंस, और टाइमलाइंस उन्होंने बड़ी स्ट्रिक्ट दी हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी नज़र आएगा।